अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ 7 की आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और कैफ 7 का आज लेक्चर नंबर 3 और ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है ना। चलें जी, तो पिछली 2 क्लासों में हम ईद से पहले कुछ बातें कर चुके थे और अब ईद के बाद फिर से उसके आगे बातें करने लगे हैं, लेकिन उसको एक बार देख लेते क्या क्या मैंने आपको बता दिया था। सर मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारे पास टाइप्स होती है उसमें से एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होती है पार्टनरशिप, एक होती है कंपनी। सर जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की जो बातें थी वो हम कैफ 4 में करके आ गए और कैफ 7 में हम किसकी बातें करेंगे? कंपनी की, ठीक है। अब सर सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में और कंपनी में उनके मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस बताए थे। वहां पर जो हम ऑनर को कहते थे वो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर कहते थे, और यहां पर जो हम ऑनर को कहते हैं वो क्या कहते हैं? शेयर होल्डर या मेंबर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शेयर होल्डर या मेंबर्स के नाम से। कंपनी लॉ में हम ऑनर को शेयर होल्डर या मेंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब सर वहां पर जो लोग मैनेज कर रहे हैं वो ही लोग एक्चुअली ऑनर भी हैं, लेकिन कंपनी के अंदर जो लोग मैनेज कर रहे हैं वो लोग ऑनर नहीं है। यानी ऑनरशिप अलग लोगों के पास है और मैनेजमेंट अलग लोगों के पास है। लेकिन सर डायरेक्टर बनने के लिए मैंने आपसे कहा था कि ये जरूरी है कि आप क्या होंगे? आप शेयर होल्डर भी होंगे, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ऑनर कितने होते हैं? एक बंदा होता है। पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास कितने ऑनर होते हैं? हमारे पास 2 कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 20 ऑनर होते हैं। लेकिन सर कंपनी के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑनर्स हो सकते हैं? सर एक बंदा भी हो सकता है जिसे हम एसएमसी के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते थे सिंगल मेंबर कंपनी। यस और नो? और सर ज्यादा भी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। कितने ज्यादा हो सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। फिर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि सर परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है सर ताहयात चलने वाली, यानी कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती। कंपनी क्यों नहीं खत्म होती? क्योंकि अगर आपने एक बार कंपनी स्टार्ट कर ली सर अब ये कभी भी खत्म नहीं होगी। इसकी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी। जे डॉट सर जुनैद जमशेद साहब चले गए लेकिन कंपनी उनकी आज भी है। केएफसी के ऑनर वो चले गए लेकिन उनकी कंपनी आज भी है। इसका मतलब कि सर ये सारे के सारे लोग अगर एक कंपनी बना के चले भी गए तो कंपनी रहती है, लोग आए या जाएं उससे जिंदगी पे कोई फर्क, उससे कंपनी की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था सर एक नेचुरल पर्सन होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। जो कंपनी हम बनाते हैं उस पूरी कंपनी को हम कहते हैं कि पूरी कंपनी क्या है? ये एक्चुअली एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, और उसको मैनेज करने वाला हमेशा नेचुरल पर्सन होगा। अब आप ये सोचेंगे कि सर इस आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन में फर्क क्या है? जैसे कि हम तमाम जो लोग हैं वो नेचुरल पर्सन है, लेकिन सर जो कंपनी है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब फर्क समझ लेते हैं। सर इसको एक कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहते हैं? जो काम हम करते हैं वही सारे काम कंपनी भी करती है। जैसे कि क्या आप अपने नाम से किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? अपने नाम से आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या आप अपने नाम से कोई कार खरीद सकते हैं? हाँ या ना? क्या आप अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? क्या आप अपने नाम से किसी पर केस कर सकते हैं? सब कुछ आप कर सकते हैं। क्या आपके नाम पर कुछ लाइबिलिटीज हो सकती हैं? हो सकती हैं। जब सारी चीजें आपके नाम पर हो सकती हैं तो सर इसका मतलब कंपनी भी तो यही सारे काम कर सकती है। कंपनी एसेट्स खरीद भी सकती है, कंपनी के नाम पे लाइबिलिटीज भी होती हैं, कंपनी का नाम भी बदनाम होता है जैसे इंसान का नाम बदनाम होता है। सर इसी तरह कंपनी जो है वो कोई चीज खरीदेगी भी, कोई चीज बेचेगी भी, किसी पे केस भी करेगी, किसी के कोई इसके ऊपर भी केस कर सकता है। तो इट मींस जब कंपनी और इंसान दोनों की चीजें सेम है, कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, क्योंकि सर हकीकत में ये कोई इंसान है नहीं। कोई बंदा बोले यार मैं देखना चाहता हूं यूनिलीवर कहां बैठा हुआ है, आप कहते हैं जा भाई शारा फैसल पे चलेगा वहां पे बैठा हुआ है। आप बोले नहीं मैं देखना चाहता हूं बैठता कहां है ये। कितनी अजीब सी बात हो जाएगी यार। तो इसका मतलब वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा,
वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और हम लोग कौन है? नेचुरल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन को हमेशा मैनेज करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एक नेचुरल पर्सन की। और वो नेचुरल पर्सन कौन होगा? वो हम में से कोई बंदा होगा जो कंपनी को क्या कर रहा होगा? जो कंपनी को मैनेज कर रहा होगा। यस और नो? तो इसी वजह से सर कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं? हम लोग, नेचुरल पर्सन। वो कौन होते हैं? नेचुरल पर्सन। और वो मैनेज किसको कर रहे होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन को। अब अगर आप देखें सर ये क्या है? आर्टिफिशियल। ये अपने उससे कोई काम नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस ये मार्कर्स को मैं इस्तेमाल ना करूं। यानी इन मार्कर्स को इस्तेमाल करने के लिए किसकी जरूरत है? एक नेचुरल पर्सन की जरूरत है। गॉट माय पॉइंट? ये तमाम बातें हमने कुछ क्लासेस में की थी। फिर मैंने आपको बताया था सर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी था। और वो क्या था कि सर यहां पर कंपनी अलग है और ऑनर अलग है। फिर मैंने कहा था कि सर ऑनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। ये तमाम बातें आपको याद आ रही हैं? कोई मसला है इसमें? फिर मैंने आपको बताया था कि सर अगर हम कंपनी की ऑनरशिप खरीदना चाहते हैं, अब सर कंपनी तो बिलियंस रुपीस की है, बिलियन डॉलर्स की है, सर मैं तो कभी जिंदगी में नहीं खरीद सकूंगा। हाँ या ना? तो कंपनी ने लोगों को बुलाने के लिए एक ऐसा काम किया कि उसने अपने शेयर्स बनाए। वो शेयर्स का क्या किया? वो शेयर्स के हिस्से कर दिए। हाँ या ना? उसके अपनी कंपनी की शेयरिंग कर दी कि हम अपनी शेयरिंग कर रहे हैं। वो शेयरिंग की छोटे छोटे हमने पीसेस किए हुए। वो पीसेस कौन करेगा? वो पीसेस आप लोग खरीदेंगे। वो आप खरीदेंगे कैसे? वो आप पैसे देंगे और खरीदेंगे। जैसे ही आप खरीदेंगे तो आपके पास कंपनी की ऑनरशिप आ जाएगी। फर्ज करें एक बंदे ने 1% हमारी ऑनरशिप खरीद लिए, एक बंदे ने 5% खरीद लिए, एक बंदे ने 8% खरीद लिए, किसी ने 0.005% खरीद लिए। आ रही है बात समझ? सर इससे क्या हुआ कि हर बंदा बआसानी ऑनरशिप क्या कर सकता है? एक्वायर कर सकता है, यानी शेयर्स को एक्वायर कर सकता है। तो सर मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि फर्ज कर ले हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो हमने बेचे हैं मार्केट के अंदर। एक होता है जिसे हम कहते हैं ऑथोराइज शेयर्स। क्या बताया ये मैंने? ऑथोराइज शेयर्स क्या होते हैं? सर ये वो शेयर्स हैं जिसकी आपको इजाजत मिली हुई है कि कंपनी इतने नंबर ऑफ शेयर्स अपनी जिंदगी के अंदर क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। इसे हम कहते हैं ऑथोराइज शेयर्स। ऑथोराइज शेयर्स का मतलब क्या है कि सर कंपनी अपनी जिंदगी के अंदर कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है। अब फर्ज कर ले कि सर कंपनी ने इशू करने की उसको इजाजत मिली हुई है 50,000 शेयर्स। तो अब कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है? 50,000। क्या इससे ज्यादा कर सकती है? क्या इससे कम कर सकती है? कर सकती है। हाँ या ना? सर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं इशूड शेयर्स। इशूड शेयर्स। इशूड शेयर्स क्या है? सर कंपनी ने मार्केट के अंदर कितने शेयर्स इशू किए। अब सर कितने इशू कर रहे हैं? फर्ज कर लो कंपनी की मर्जी है, वो 5,000 इशू कर रही है, फिर 10,000 इशू कर रही है, फिर 15,000 इशू कर रही है। जितना जितना उसको कैपिटल रेज करना है, जितना जितना उसको पैसा चाहिए, वो उतने उतने हिसाब से क्या करता जाएगा? मार्केट में अपने शेयर्स इशू करते जाएंगे। तो इसका मतलब कि सर क्या इशूड शेयर्स, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या इशूड शेयर्स ऑथोराइज शेयर्स के बराबर हो सकते हैं? हाँ या ना? हो सकते हैं। क्या इशूड शेयर्स ऑथोराइज शेयर से ज्यादा हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन इशूड शेयर ऑथोराइज शेयर से कम हो सकते हैं। लिखते रहिएगा अपने पास, ठीक है? यानी ये 40,000 भी हो सकते हैं, ये 50,000 भी हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी 75,000 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सर ऑथोराइज शेयर्स, अब सर ऑथोराइज शेयर्स की हर कंपनी की क्या अपनी अपनी लिमिट होती है? हाँ, हर कंपनी की एक अपनी अलग लिमिट है। जी हाँ, बताया है क्या मैंने ये? अच्छा, कैफ 4 में बताया था। बहुत पढ़ा रहा हूं यार मैं तो।
क्या 4 के अंदर भी कंपनी की बात बताई है मैंने? गुड, अच्छा टीचर है तुम्हारा। चलो जी, अब तो इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि सर एक चीज है जिसे हम कहते हैं ऑथोराइज शेयर्स और एक है इशूड शेयर्स, ठीक। इसके अलावा भी है पेड अप कैपिटल और ये ऐसे ऐसे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक। अब जरा यहां पे देखिएगा सर, हम इसे कहते क्या है, इसके लिए एक लीगल टर्म्स क्या यूज होती हैं। फर्ज करें कंपनी ने 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इज इक्वल टू कितने हो गए? 5 लाख रुपए। अब सर ये अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? ये क्या है? 50,000 दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स। सर ये ₹10 क्या है? पहले तो ये समझ लें कि सर ये जो 10 है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हर शेयर की वैल्यू 10 रुपए हो। ज्यादातर शेयर्स की वैल्यू 10 रुपए होती है, लेकिन 10 से ज्यादा भी हो सकती है कुछ कंपनीज की शेयर्स की वैल्यू। ज्यादातर क्या होगी? 10 रुपए। सर इसे हम क्या नाम देते हैं? पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू, ठीक है। और ये क्या है? दैट इज शेयर कैपिटल। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी सर, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जब ऑनर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। जब पार्टनरशिप के अंदर जब पार्टनर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है उसे भी हम क्या कहते हैं? कैपिटल। लेकिन जब कंपनी के अंदर जब मेंबर मतलब ऑनर या शेयर होल्डर, अगर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। लिख लीजिएगा अपने पास। अब सर लिखते जाइएगा। अब यार सर शेयर्स है क्या? शेयर्स एक्चुअली एक किस्म का सर्टिफिकेट है। अब सर्टिफिकेट का मतलब क्या है यहां पर? यार आप मुझसे कह रहे हैं सर आप कंपनी के ऑनर बन गए, मुबारक आपको। मैंने बोला भाई दुनिया को मैं कैसे बताऊं? ये तो तुम मुझे एक रूम के अंदर बोल रहे हो सर मुबारक आप कंपनी के ऑनर बन गए हो। भाई दुनिया को भी तो बताना पड़ेगा, दुनिया को कैसे बताऊं? तो लोग तो पागल बोलेंगे। मैं अगर कम लोगों को बोलूं ये यूनिलीवर के पास से गुजर रहा हूं, बोलो तेरा भाई ऑनर है। फिर आगे हबीब मेट्रो के पास से गुजर रहा हूं, बोला तेरा भाई ऑनर है, तो क्या बोलेंगे? भाई तू पागल आदमी है क्या? सुनो, तो इसका मतलब सर मेरे पास कोई एविडेंस के तौर पे कोई चीज तो होनी चाहिए। तो वो कहते हैं हम आपको सबूत के तौर पे, एविडेंस के तौर पे हम आपको क्या दे रहे हैं? हम आपको एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सर ये सर्टिफिकेट क्या है? ये सर्टिफिकेट पैसे आपके पास आ गए और एविडेंस के तौर पे वो सर्टिफिकेट ऑनरशिप की मेरे पास आ गई। सर क्या वो सर्टिफिकेट मैं मार्केट में ट्रेड कर सकता हूं? ट्रेड का मतलब पता है? ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। सर क्या उस सर्टिफिकेट को मैं बाइंग एंड सेलिंग कर सकता हूं? जी हां, आप बिल्कुल बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। सर वो बाइंग एंड सेलिंग होगी कहां पर? वो बाइंग एंड सेलिंग हमारी होती है स्टॉक मार्केट से, जिसे हम कहते हैं PSX। क्या कहते हैं? PSX। सर क्या ये सर्टिफिकेट जो हमें कंपनी ने दिया है, क्या ये सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग होती है? जी हां होती है। सर ये जो कंपनी की जो ये सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग होती है ये होती कहां पे है? ये PSX पे होती है। PSX क्या है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। कहां पे होगी? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब आपके दिमाग के अंदर ना एक सवाल आ रहा है, सर मैं ये शेयर्स क्यों खरीदूं? कंपनी तो बोल रही है शेयर्स खरीदो खरीदो खरीदो, पैसे दो। हमारे दिमाग में आ रहा है ना मैं क्यों खरीदूं? हाँ या ना? अब इसका जवाब सुन लें। सर हम शेयर्स क्यों परचेस करते हैं? भाई कोई फायदा दोगे? फायदा दोगे तो खरीदो ना।
वरना मैं आपसे क्यों खरीदूंगा। तो इसका मतलब सर मुझे कोई फायदा मिल रहा होगा, वो फायदा क्या मिल रहा है भैया, आप हमारी कंपनी के ऑनर बन गए। आप हमारी कंपनी के क्या बन गए, जाने टाइम पे आया करो यार, आप हमारी कंपनी के क्या बन गए, ऑनर। एक चीज आपके पास ऑनरशिप आ गई। दूसरी चीज सर हम आपको ऑनर तो बना रहे हैं, भाई मैं ऑनर हूं तो अपनी मीटिंग्स में मुझे बुलाओ भी, खाली नाम का ऑनर तो नहीं हो। नहीं सर नाम के ऑनर नहीं है, प्रॉपर सर्टिफिकेट है। तो भैया अब आप एक काम करो ना, आप हमें अपनी मीटिंग्स में बुलाओगे और हमें एक राइट दोगे जिसका नाम होता है वोटिंग राइट्स। अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको वोटिंग राइट्स मिलने होंगे। वोटिंग राइट्स क्या है कि सर अब आपके पास वोट करने की पावर्स होंगी डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि ये वाला फैसला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यस और नो। अब आप ये सोचेंगे कि सर यहां पर ये बंदा भी ऑनर है मेरी कंपनी का, ये बंदा भी ऑनर है। ऑनर कैसे होगा, कोई भी बंदा कंपनी के शेयर्स खरीद के, ये भी ऑनर, ये भी सारे ऑनर बैठे हुए हैं। अब सर इसके पास 10 शेयर्स हैं, इसके पास 100 शेयर्स हैं, 150 शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 ऐसे शेयर्स हैं सबके पास अलग अलग। अब यार सबके पास जब इतने इतने शेयर्स हैं, सर क्या ये सारे बराबर हैं? सोचो ना यार, भाई मेरी जेब में 500 रुपए, आपकी जेब में 50,000 रुपए, क्या हम दोनों बराबर है? नहीं, बराबर तो नहीं है ना, है? किसने बोला? कैमरा कैसे बंद हो गया? अब पूछो, अब सही है? तो हुआ क्या था? अच्छा बुला दिया ना। मैं ये बता रहा था कि यार हम लोग सारे बराबर तो नहीं होंगे ना यार। इसका मतलब कि सर इस बंदे के पास शेयर्स ज्यादा है और दूसरे बंदे के पास शेयर्स कम है, तो इसका मतलब सर क्या वोटिंग राइट सबकी बराबर होंगी? क्या सर वोटिंग राइट सबके बराबर होंगे? जरा सोचो ना यार, वोटिंग राइट सबके बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सर इस बंदे के पास 100 शेयर्स है ना, दूसरे के पास 200 शेयर्स हैं, तीसरे के पास 300 शेयर्स हैं, तो इसका मतलब इसके पास जो वोटिंग्स हैं वो कम होंगी और दूसरे वाले के पास वोटिंग्स, उसके बाद वाले के पास वोटिंग उससे ज्यादा होंगी। कॉन्सेप्चुअली कुछ समझ आ रहा है? वरना तो सब क्या बोलेंगे कि भैया मुझे शेयर्स खरीदने की, क्या पागल हो गए हो मैं जो शेयर्स खरीदूं? साला यहां तो सारे ऑनर बराबर है, तो जिस बंदे ने 50 लाख शेयर्स खरीदे हुए हैं और मैं 50 शेयर्स खरीद के उसके बराबर आ जाऊंगा, फिर तो कोई फर्क ही नहीं हुआ, हाँ है ना? तो इसी वजह से सर सबके वोटिंग राइट्स वेरी करते हैं। सबके वोटिंग राइट्स क्या होंगे? अलग अलग। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ शेयर्स पे। लिखो लिखो लिखो। तो मैं शेयर्स क्यों खरीद रहा हूं भैया? एक मुझे क्या मिल रही है जानी, माविया भाई, क्या मिल रहा है? एक ऑनरशिप। दूसरा मुझे शेयर्स खरीद के क्या मिल रहा है? वोटिंग राइट्स। दूसरा मुझे क्या मिल रहा है? वोटिंग राइट्स। मेरे पास वोटिंग राइट्स है और ये वोटिंग राइट्स किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स पे। हम आगे जाएंगे ना, मैं बात अपनी चेंज कर दूंगा। कैसा भी हो सकता है कि सर नंबर ऑफ शेयर्स पे वोट्स डिपेंड ही ना करें, चेंज भी करूंगा बात, वो भी बता देता हूं। वो कब? कितने लोग हैं जो चाहते हैं सर क्लास 10:30 स्टार्ट ना हो और 2 बजे शुरू हो? 2 बजे भी सही है मुनाज। अच्छा धूप बहुत है? तो अच्छा कितने लोग ये चाहते हैं यार सुबह फजर में हो जाए क्लास, तो हम सोए बगैर ही आ जाएंगे? अब इसका मतलब सर ये जो आप शो हैंड्स कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये सारे बराबर हो गए। तो जब भी कभी आपसे वोटिंग ली जाएगी शो ऑफ हैंड्स के थ्रू, कितने लोग चाहते हैं कि ये बंदा डायरेक्टर आए? अब ये जितने लोग हाथ उठा रहे हैं ना, इसका मतलब ये सारे लोग बराबर हैं, क्योंकि अब हाथ हमारे पास ज्यादा थोड़ी है।
तो अब शो ऑफ हैंड्स ही, तो अब अगर इसके पास 5,000 शेयर्स है, इसके पास 25,000 शेयर्स है, इसके पास 5 लाख शेयर्स है, उसके बाद 10,000 शेयर्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शो ऑफ हैंड्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सर दूसरे भी तो तरीके होंगे वोटिंग करने के, तो वहां पर फिर नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर कहानी जाती है कि जिसके ज्यादा शेयर्स, यार अरे तो मुझे देखना जरूरी थोड़ी है, बाकी तो आवाज आ रही है ना। अरे ऐसे करेगा तो कैसे बढ़ाऊंगा। अब भाई उसको बोलता तस्वीर नहीं भी देखे तो भी चल जाएगा। हाँ इंस्टा खोल ले, बोल बाकी सारी देखता जा। हाँ भाई, तो इसका मतलब ये वाली बात समझ आ रही है कॉन्सेप्चुअली। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कुर्सी दे के तो यहीं पे बैठा दू, तू ही चेक करता रही हो। अब मैं क्या बता रहा था आपको, इसका मतलब कि सर वोटिंग राइट्स जो है वो हर शेयर होल्डर के हिसाब से अलग अलग होंगे। जिसके ज्यादा शेयर्स उसका वोटिंग राइट भी, और जिसके कम शेयर्स है उसका वोटिंग राइट कम है। लेकिन शो ऑफ हैंड्स में सबके सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। शो ऑफ हैंड्स में सबके सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लिखते जाइएगा प्लीज। सर वोटिंग राइट्स करेंगे कब, मतलब आपके पास वोट करने का राइट आएगा कब, जब आप हमारी मीटिंग्स में आओगे। जब हमारी मीटिंग्स होंगी उन मीटिंग्स में आप आओगे। अब आप आओगे क्यों, क्योंकि भैया आप ऑनर हो। ऑनर नहीं आएगा तो कौन आएगा। तो इसका मतलब कि आप क्या करेंगे, आप हमारी जनरल मीटिंग्स में आएंगे। किस में आएंगे, जनरल मीटिंग्स। मैंने आपको बताया था 2 किस्म की मीटिंग्स होती हैं। मीटिंग कितने किस्म की होती है बताया था कुछ, नहीं बताया। जैसे वो बहुत पुराना होते जा रहा है ना यार, 20-25 दिन पहले बताई थी चीजें। अच्छा जी, तो जनरल मीटिंग का मतलब क्या है कि सर जो शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग मतलब मेरा बच्चा शेयर होल्डर्स की मीटिंग। जनरल मीटिंग मींस शेयर होल्डर्स की मीटिंग। और एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं बोर्ड मीटिंग। क्या बोलते हैं बेटा, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर जो आम आवाम होती है, यानी जो आम शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको आने की इजाजत नहीं होती। वो किसकी मीटिंग होगी, वो डायरेक्टर लेवल के लोगों की मीटिंग होती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बोर्ड मीटिंग। और जनरल मीटिंग का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स मीटिंग। जनरल मीटिंग मीन शेयर होल्डर्स मीटिंग। तो सर इसका मतलब आपने शेयर्स खरीदे क्यों भैया, एक तो आपको शस्का मिला है, वो क्या है, ऑनरशिप का। दूसरा आपको जनरल मीटिंग में आना, और तीसरा आओगे भी, खाओगे भी और वोट भी करोगे। और क्या है सर, और आपके काम की चीज ये है कि सर यहां पर एक और राइट है जिसे हम कहते हैं डिविडेंड। आपको डिविडेंड भी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, डिविडेंड। अब सर ये डिविडेंड क्या है, देखिए भाई, आपके पास यानी मेरे पास, मैं कंपनी हूं, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे, मुझे पैसे आपने दिए हैं मेरी कंपनी को चलाने के लिए। आपके पैसों से क्या मेरी कंपनी के ऑपरेशंस बड़े होंगे, आपके पैसों की वजह से क्या मेरी सेल्स इंक्रीज हुई है, क्या मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई होगी, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा, किसकी वजह से हुआ, आपकी वजह से। तो भैया जब आपके पैसों से मैं कामयाब हो रहा हूं तो उसमें से थोड़ी कामयाबी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्या, हाँ या ना भाई। किसके पैसों से ये सारी लज्जतें ले रहा हूं मैं, शेयर होल्डर के। तो यार शेयर होल्डर को कुछ निकाल के दूंगा नहीं, दूंगा, वो भी सी बात है। तो जो मैं अपने प्रॉफिट में से निकाल कर आपको दे रहा हूं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं
डिविडेंड। क्या कहते हैं उसे हम? डिविडेंड। तो इसका मतलब आपको शेयर्स खरीद के मिल क्या क्या रहा है? ऑनरशिप मिल रही है, वोटिंग राइट मिल रहा है, मीटिंग में आने का चांस मिल रहा है और डिविडेंड मिल रहा है। आ रही है बात समझ? लिखो अपने पास। और क्या मिलेगा? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन। और क्या मिलेगा? कैपिटल गेन भी मिलेगा। अब सर ये कैपिटल गेन क्या है? आपने मुंह ऊपर कीजिएगा। आपने मुझे पैसा दिया, आपने मुझे पैसा दिया, आपके पैसों से मैंने पैसा बनाया। जब आपके पैसों से मैंने पैसा बनाया तो उस पैसे में से कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा, मिलेगा। वो जो मैं कुछ हिस्सा आपको दे रहा हूं उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड, उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अब जरा समझो बात। यार मैं कंपनी हूं, मैंने आपको एक सर्टिफिकेट दिया, आपने मेरे शेयर्स खरीदे 5,000 रुपए के, रुपीस के, आपने मेरे 5,000 रुपीस के आपने मुझसे शेयर्स खरीदे। सर्टिफिकेट आपके पास कितने वाली है? 5,000 वाली। हाँ या ना? 5,000 वाली आपके पास सर्टिफिकेट है। सर मेरी कंपनी अगर बहुत तबाही काम करे तो सर क्या वो जो सर्टिफिकेट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आपके घर वालों ने आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लाके बिठा दिया। अब आप अगर मेहनत करेंगे तो उनका जो सर्टिफिकेट है घर वालों का, आप मेहनत करेंगे तो उनका जो सर्टिफिकेट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो उनके सर्टिफिकेट की मार्केट में वैल्यू ज्यादा हो जाएगी या नहीं होगी? ज्यादा हो जाएगी। अब जिस सर्टिफिकेट को कोई 5,000 में नहीं खरीद रहा था, आज 5 लाख रुपए में खरीदने को तैयार है। दुबई बोल रहा हमारे पास आ जा, सऊदीया बोल रहा हमारे पास आ जा, यूएसए बोल रहा हमारे, सब बुला रहे हैं ना भाई। तो इसका मतलब कि सर जो सर्टिफिकेट मैंने 5,000 रुपए का खरीदा था, कंपनी के अच्छा काम करने की वजह से उस सर्टिफिकेट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू 8,000 रुपए हो गई है। उस सर्टिफिकेट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 8,000 रुपए। इसका मतलब उस सर्टिफिकेट की मार्केट पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई है? 8,000 रुपए। तो आपका अच्छा काम करने की वजह से मुझे क्या गेन मिलेगा? मैं जब उसे बेचूंगा, उस सर्टिफिकेट को बेचूंगा, क्या मुझे गेन मिलेगा? मिलेगा। कितना मिलेगा? 3,000 रुपए का। वो जो गेन मिल रहा है वो मेरा कैपिटल इन्वेस्ट करने के ऊपर मिल रहा है, जिसे मैं कहता हूं कैपिटल गेन। सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि उस शेयर्स के सर्टिफिकेट की वैल्यू कम हो जाए? हो सकता है, नहीं हो सकता? तो उसे फिर मैं क्या कहूंगा? कैपिटल लॉस। आई बात समझ गया नहीं? लिखो अपने पास। तो शेयर्स खरीद के फायदा होगा नहीं होगा, या खाली नाम मिलेगा तू ऑनर है? फायदा भी होगा भाई, जब भी तो हम खरीदते हैं। खाली नाम के लिए किसको अच्छा लगता है कोई भी चीज? हाँ भाई, कोई बंदा बोल दे माविया भाई के कल्टस आपके नाम पे है, आप क्या बोलेंगे? भाई कल्टस नाम पे खाली नहीं चाहिए, मुझे उसके सारे राइड्स भी चाहिए, मैं उसको चलाऊं भी, भगाऊं भी, है उसमें वो क्या लगाते हैं वो सब उसमें होना चाहिए ना यार। अरे वो सारी चीजें, सारे राइट्स चाहिए भाई, मुझे खाली नाम थोड़ी चाहिए। क्या सुनो, तो इनको क्या मिल रहा है? जो शेयर्स खरीद रहे हैं उनको ऑनरशिप भी मिल रही है। कम ऑन, स्पीक इट आउट। क्या क्या मिल रहा है? ऑनरशिप मिल रही है, वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं, जर्नल मीटिंग में आने का मौका भी है, और डिविडेंड भी मिलेगा, और आपको कैपिटल गेन भी मिलेगा। अब सर शेयर्स मेरे पास रखे हुए हैं, क्या सर मैं इसको बेच सकता हूं, सेल कर सकता हूं? ये राइट भी मेरे पास है। भाई मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे लग रहा है कहां ये खरीद लिया 5,000 रुपए, वहीं 5 के 5,000 ही पड़े हुए।
इससे अच्छा तो मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देता हूं, ज्यादा अच्छा होता। तो मैंने बोला यार एक काम करता हूं, ये शेयर्स को निकालता हूं। सर क्या इस शेयर्स को बेचना आसान है या नहीं है? आसान है, क्योंकि ये शेयर्स बिक कहां पर जाएंगे? बोलो यार, PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये क्या हो जाएंगे? बआसानी बिक जाएंगे। तो इसका मतलब सर और हम क्या कर सकते हैं? इन शेयर्स के साथ और क्या राइट्स है मेरे पास? मैं इनको जब चाहूं तब क्या कर सकता हूं? बेच सकता हूं, सेल कर सकता हूं। हाँ या ना? सर किसी की शादी हो रही है, मेरे पास पैसे नहीं है सर, लेकिन मुझे उसको कोई चीज गिफ्ट में देना जरूरी है। सर मैं उसको डायमंड नहीं दे सकता, हीरे मोती ये सब नहीं दे सकता, क्या दूं? क्या दूं? शेयर्स उठा के दे दो। तो आप क्या कर सकते हैं भैया? आप इसको गिफ्ट में भी दे सकते हैं, ये भी आपके पास राइट है। हाँ या ना? सर और मैं क्या कर सकता हूं? और भी तो कोई राइट होना चाहिए मेरे पास, या नहीं होना चाहिए? सर और क्या राइट है? सर अगर हम मर गए, अब तो शेयर्स हिलन जुलन मच जाएगी, अब क्या करें? सर अगर आप मर गए ना तो इनहेरिटेंस में भी मिल जाएंगे, इनहेरिटेंस में, विरासत में मिल जाएंगे। यस और नो? इसका मतलब ये हुआ कि सर शेयर्स के साथ कितने राइट्स अटैच्ड हैं, मैं क्यों खरीद रहा हूं शेयर्स? अब समझ आ रही है? मैं इसको बेच भी सकता हूं, मैं इसको गिफ्ट भी कर सकता हूं, और मैं इसको इनहेरिटेंस के तौर पे भी दे सकता हूं। यस और नो? अब सर इनहेरिटेंस में आपके छोटे बच्चे, अल्लाह ना करे छोटे बच्चे तो चलो ठीक है, लेकिन आप चल बसे ये अच्छी बात नहीं है, छोटे बच्चों के होते हुए ये मना कर रहा हूं। अब छोटे बच्चे और आपकी अलविदाई का टाइम करीब आ गया। अब सर वो जो छोटे बच्चे हैं जो कि अभी कौन है? माइनर है। सर क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है या नहीं बन सकता? क्या 4 में बताया था, क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है या नहीं बन सकता? सर माइनर शेयर होल्डर बन सकता है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल, सर क्या, अब ये टेक्निकल, क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो जी। हाँ हाँ क्या होता है जी? माइनर शेयर होल्डर बन सकता है। सर क्या माइनर डायरेक्टर बन सकता है? पता भाई, माइनर डायरेक्टर बन सकता है? सर माइनर डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसका मतलब कि बाप मर जाए तो बच्चा डायरेक्टर नहीं बनेगा, यानी माइनर शेयर होल्डर बन जाएगा लेकिन माइनर डायरेक्टर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब सर शेयर्स के साथ फायदे कितने हैं? फायदे कितने हैं भाई? फायदे कितने हैं? सर मैं अगर शेयर्स खरीदूं तो मैं क्यों खरीदूं? पहली बात, मुझे क्या मिलेगी? ऑनरशिप मिलेगी। दूसरी बात, मुझे क्या मिलेगी? वोटिंग राइट्स मिलेंगे। और मैं वोटिंग करूंगा कब? मीटिंग में। कौन सी मीटिंग? बोर्ड मीटिंग या जर्नल मीटिंग? जर्नल मीटिंग में। और मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड। और मुझे क्या मिलेगा? कैपिटल गेन। सर डिविडेंड में और कैपिटल गेन में फर्क है। सर मेरे पैसों से आपने कमाया, आप फले फूले, जिंदगी आपकी खुशहाल हुई, इतना सब कुछ अच्छा हुआ आपके साथ, तो भैया आपने इतना सारा प्रॉफिट कमाया है मेरे पैसों से, अब उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा क्या करें? मेरे साथ डिस्ट्रीब्यूट करें, मेरे साथ शेयर करें, उसे हम क्या कहते हैं? और कैपिटल गेन क्या है? सर जो मेरे पास सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू बढ़ गई, जो सर्टिफिकेट मेरे पास रखा हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो सर अगर जितना पैसा बढ़ा दैट इज माई कैपिटल गेन। और क्या है मेरे पास राइट कि मैं उसे क्या कर सकता हूं? जब भी चाहूं बेचूं। फिर क्या कर सकता हूं? पैसे नहीं है किसी को शादी में देने के लिए, क्या कर दूं? गिफ्ट कर दूं। और क्या करूं? मरने के बाद इनहेरिटेंस भी हो जाएगी, विरासत के तौर पे वो बढ़ भी जाएगा। आसान नहीं है। इसी वजह से लोग क्या कर रहे हैं? शेयर्स खरीदते हैं। आता है ना यार दिमाग में सवाल, अबे मैं क्यों शेयर्स खरीदूं, मुझे क्या मिलेगा? तुझे ये मिलेगा भाई, है ऐसा होता है ना यार, मैं शेयर्स खरीदूं क्यों, मैं को पागल हो गया हूं? नहीं नहीं, तू अक्लमंद है भाई, तूने शेयर्स इन सारी चीजों की वजह से खरीदा है। जब ये सारी चीजें आपको मिल रही होंगी तो इसका मतलब सर शेयर्स खरीदना आपके लिए क्या है? एक फायदेमंद चीज है। गॉट में पॉइंट? आ रही है बात समझ या नहीं? ये लिखें, फिर आपको अगली चीज बताता हूं। अहमद भाई किसी से कह देना पानी पिलवा दे यार।
लिख लिया? लिख लीजिएगा रीजंस इसके। क्योंकि एग्जाम के अंदर होता क्या है इस सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली, आपको एग्जामिनर अंग्रेजी लिख के देता है तबाही भरपूर, लेकिन वो अंग्रेजी आपको समझ कब आएगी? जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा। लिखना आपको वही है जो आपके पास कॉन्सेप्ट है और आपने याद किया हुआ है, लेकिन उस सवाल को समझने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। अब आप सोचेंगे ना यार सर ये वाली बात क्यों बता रहे थे यार आप कि ऑथोराइज शेयर्स जो है वो इशूड शेयर से कम नहीं हो सकता। वो जब वो वहां पर बोलेगा ना अंग्रेजी में तो आप हिल जाएंगे। वो आपको फ्रेंच लैंग्वेज लग रही होगी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त समझ नहीं आता, उस वक्त आपके दिमाग का गेम होता है पूरा। डन है? आगे सुने। अब सर एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। बताया था लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में क्या क्या बताया? लिमिटेड बाई गारंटी और लिमिटेड बाई शेयर्स। ये नहीं बताया? चलें जी, तो एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। एक और कॉन्सेप्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी। सर जो ऑनर है उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। क्या होती है उनकी लायबिलिटी? लिमिटेड। अब सर कंपनी की जो लायबिलिटी है वो है 50 लाख, लेकिन जो ऑनर है उसकी लायबिलिटी है 2 लाख, तो कितना पे करेगा? कंपनी की लायबिलिटी के हिसाब से थोड़ी पे करेगा कि जब तक 50 लाख पे नहीं होंगे मेरा घर बार सब कुछ बेच दो। तो यहां पर जो ऑनर है उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। अब लिमिटेड के अंदर दो बातें हैं। कितनी है जवानों? दो बातें। वन इज लिमिटेड बाई शेयर्स, लिमिटेड बाई शेयर्स। अदर वन इज लिमिटेड बाई, वेरी गुड, one is limited by shares and the other one is limited by guarantee. सर limited by shares का मतलब क्या है? देखो भाई, आप जब शेयर्स खरीदते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में बता रहा हूं सर, हम जब शेयर्स खरीदते हैं, फर्ज कर ले मैंने शेयर्स खरीदे हैं 1000 रुपए के। कितने के शेयर्स खरीदे? 1000 रुपए के। सर अब यहां पर 1000 के शेयर से 3 बातें निकाल लेते हैं। वो 3 बातें कैसे निकाल लेते हैं? सर या तो मैंने ये शेयर्स की अमाउंट कंप्लीटली क्या कर दी होगी? पे कर दी होगी। किसको? कंपनी को। या तो अमाउंट क्या होगा? कंप्लीटली पेड, या अमाउंट क्या होगा? कंप्लीटली अनपेड, या फिर अमाउंट क्या होगा? पार्शियली पेड। सर अगर आपने अमाउंट 1000 रुपए का अमाउंट था, आपने वो अमाउंट कंप्लीटली शेयर्स खरीदते वक्त पे कर दिया, अगर आपने शेयर्स खरीदते वक्त कंप्लीटली वो 1000 रुपए पे कर दिए, जज़ाकल्लाह, अगर आपने वो 1000 रुपए कंप्लीटली शेयर्स खरीदते वक्त पे कर दिए, तो सर इसका मतलब क्या अब आपकी कोई लायबिलिटी रिमेनिंग है? भाई कंपनी आपसे 1000 रुपए मांगती थी, सुमैया कंपनी आपसे कितने पैसे मांगती थी? 1000 रुपए। आपने पूरे के पूरे 1000 पे कर दिए, क्या अब आपकी कोई लायबिलिटी बची हुई है?
अब अगर कंपनी नुकसान में भी जा रही हो तो भी आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। आपकी लायबिलिटी आप पूरी की पूरी क्या कर चुके हैं, पे कर चुके हैं। 1000 रुपए के आपने शेयर्स खरीदे थे, आपने पे कर दिया, इसका मतलब आपकी कोई लायबिलिटी, नो लायबिलिटी। ऐसा ही है, नो लायबिलिटी। सर आपने अमाउंट अब तक पे ही नहीं किया तो आपकी लायबिलिटी है या नहीं है? कितने अमाउंट के लिए है? 50 लाख के लिए या 1000 के लिए? 1000 रुपए के लिए। इसका मतलब सर कंपनी पर्सन की जो मेंबर है उसकी लायबिलिटी कितनी है? कंप्लीट। कंप्लीट कितनी? जितना उसने अनपेड है अमाउंट। सर पार्शियली पेड, पार्शियली पेड मतलब आधा पे की है, 500 रुपए पे कर दिए, 500 बाकी है, तो उस मेंबर की लायबिलिटी कितनी है? 500। अगर उसने 400 पे की है तो लायबिलिटी कितनी है? 600। आ रही है बात समझ? तो इसका मतलब कि सर लिमिटेड बाय शेयर्स में 3 बातें, लिमिटेड बाय शेयर्स में 3 बातें। कौन सी? वन इज कंप्लीटली पेड, अनपेड और पार्शियल पेड। कंप्लीटली पेड का मतलब क्या है कि जहां पे आपने कंप्लीट अमाउंट क्या कर दिया हो, पे कर दिया हो। अनपेड अमाउंट का मतलब क्या है? जहां पे आपने कुछ भी पे नहीं किया, पूरी की पूरी आपकी लायबिलिटी है। क्या कितनी आपकी लायबिलिटी है? जितने के आपके पास शेयर्स हैं। तीसरा पार्शियली पेड। पार्शियल पेड का मतलब क्या है कि आपने आधा अमाउंट पे किया, आधा आपने पे नहीं किया, तो आपकी लायबिलिटी कितनी है? आधी। लेकिन सर कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक, क्या बोला? कंपनीज एक्ट, सर वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आज तक हमें बताते जा रहे थे, वो भाई उसके अंदर अमेंडमेंट होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई और हम पहुंच गए कंपनीज एक्ट 2017 पे। कहां पहुंच गए? कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से अब किसी भी मेंबर की लायबिलिटी अनपेड या पार्शियल पेड नहीं हो सकती। अब लायबिलिटी हमेशा क्या होगी? फुली पेड। हमेशा क्या होगी? फुली पेड होगी। अब लायबिलिटी हमेशा क्या होगी? फुली पेड। तो सर फिर बाकी दो क्यों बताए? आपको पता होने चाहिए ना, क्योंकि आप जब सवालात करेंगे तो सवालात में कोई ऐसी बात बोलेगा तो आपको पता हो ये वाली बात। तो लिमिटेड बाय शेयर्स में हमारे पास 3 बातें। मैं क्या ऐसा मोबाइल में? अच्छा पिक्चर्स ले, तुमने पिक्चर्स ली हैं? मैं पूछ रहा नाश्ता कर लिया नहीं किया? अब्बू को मैसेज कर रहा। अब भाई किसका क्या अब्बू, ही अब्बू को क्यों मैसेज करेगा यार, कैसी बात कर रहा है? हाँ भाई, तो हमें ये पता लग गया सर लिमिटेड बाय शेयर्स में हमारे पास कितनी बातें हैं भाई? वन इज फुली पेड, अनपेड, पार्शियली पेड। अब 2017 के हिसाब से सिर्फ फुली पेड की बात होगी, यानी अब वो सारा क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया, बेकार हो गया, खत्म हो गया। अब जरा सुनिएगा सर, अगली बात लिमिटेड बाय गारंटी। भैया लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है? अब लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब है सर जब कंपनी स्टार्ट हुई तो उस वक्त कंपनी की एज कोई बहुत वैल्यू नहीं है, तो कंपनी के डायरेक्टर्स को लोन चाहिए, ऑनरशिप नहीं देनी। भाई देखो, एक है ऑनरशिप देंगे, एक है लोन ले रहे हैं सिर्फ, ऑनर नहीं बनाएंगे। हाँ या ना? दोनों एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक में मैं आपको सर्टिफिकेट दे रहा हूं, आज से आप हमारे ऑनर, आपने हमें इतने इतने पैसे दिए हैं। एक में मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ओ भाई अपने काम से काम रखना, हमारे बीच में बोलना नहीं, हमें खाली लोन दे दो, हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। तो लोन में क्या होगा? आपकी ऑनरशिप नहीं जाएगी, वोटिंग राइट नहीं जाएंगे, जर्नल मीटिंग में किसी को आना नहीं पड़ेगा, डिविडेंड नहीं देने पड़ेंगे किसी को, सिर्फ इंटरेस्ट जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा। हाँ भाई, लोन में और ऑनरशिप में फर्क है। लोन में और ऑनरशिप में फर्क है। अब तक मैं किसकी बातें कर रहा था? ऑनरशिप की। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं वो किसके बारे में बोलने जा रहा हूं? लोन के बारे में। अब भैया कंपनी बन गई है, कंपनी के डायरेक्टर्स को लोन चाहिए, पैसे कोई दे नहीं रहा,
हम बैंक के पास गए, हमने बैंक से कहा सर आप हमें कुछ लोन दे दें। बैंक ने कहा ठीक है भाई लोन दे देते, लेकिन लोन तो हम आपको दे देंगे, एक आपने काम करना पड़ेगा। मैंने बोला क्या काम करना है? बोला सर आप गारंटी दे दें। आप भी डायरेक्टर हो, आप भी डायरेक्टर हो, आप भी डायरेक्टर, आप भी डायरेक्टर हो, आप सारे डायरेक्टर्स हो ना। आप एक काम करो, आप गारंटी दो। आप कितने अमाउंट की गारंटी दे रहे हैं? आप कितने अमाउंट की, आप कितने अमाउंट की, आप कितने अमाउंट की? हमने सारे लोगों से गारंटी ले ली। अब कंपनी जब चलेगी तो अपने ऑपरेशन से वो क्या कर देगी? पे कर देगी। अगर कंपनी ने अपने ऑपरेशन से वो लोन का अमाउंट पे कर दिया तब तो बिल्कुल ठीक है, और अगर कंपनी उस लोन का अमाउंट पे ना कर सकी और कंपनी का वाइंडिंग अप आ गया, अब कौन पे करेगा? जिसने गारंटी ली थी। हर डायरेक्टर ने गारंटी थोड़ी ली थी। सुनिएगा, डायरेक्टर्स ने लोन लिया किसके लिए? पर्सनल कैपेसिटी में या कंपनी की कैपेसिटी में? कंपनी की कैपेसिटी में। अब सर वो लोन जाकर किसको दिया? कंपनी को। लेकिन सर उन्होंने गारंटी किसकी दी है? अपनी गारंटी दी कि अगर कंपनी पे नहीं करेगी तो हम पे कर देंगे। सर लेकिन कंपनी पे करेगी कैसे? ऑब्वियस बात है, कंपनी के ऑपरेशन चलेंगे, कंपनी अपने ऑपरेशन चलाएगी, पैसा कमाएगी, पैसा बनाएगी तो लोन पे भी करती जाएगी, पे ऑफ भी करेगी। सर अगर कंपनी ना पे कर सकी और कंपनी का वाइंडिंग अप आ गया किसी भी वजह से कि कंपनी के पास कैश नहीं है, कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है, कंपनी वाइंडिंग अप हो रही होगी। जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही होगी तो क्या सर उस वक्त किसी की कोई लायबिलिटी होगी? हाँ सर, उन डायरेक्टर्स की लायबिलिटी होगी जिन्होंने गारंटी ली हुई थी। उनकी लायबिलिटी कितनी होगी? दैट इज क्वेश्चन मार्क। जितनी अमाउंट की आपने गारंटी ली है उतनी अमाउंट की। सर लेकिन कंपनी की लायबिलिटी तो बहुत है। उनकी लायबिलिटी कितनी होगी? उस अमाउंट तक लिमिट होगी जिस अमाउंट तक की इन्होंने गारंटी ली हुई होगी। बात समझ आ रही है या नहीं? लिखो अपने पास। इसे हम कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी, कि जितने अमाउंट की आपने गारंटी ली है उतने ही अमाउंट के लिए आप क्या होंगे? आप लायबल होंगे। डायरेक्टर्स लाइबल अप टू गारंटीड अमाउंट। ऐसा ही है भाई। वो भी कब? ये लाइबल होंगे कब? हाँ ये असल बात थी, एट द टाइम ऑफ, अगर वाइंडिंग अब तक पेमेंट नहीं हुई तो इनकी ये लायबिलिटी होगी। अब सर मैं बहुत ही क्लेवर किस्म का डायरेक्टर हूं, गारंटी तो ली भी हमने, लेकिन बहुत चालाक किस्म का। मैंने देखा अब कश्ती डूबने वाली है कंपनी की। मैंने बोला इसके वाइंडिंग अप से पहले ही अपन निकल जाते हैं, अपनी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। भाई मैं अगर चला गया तो अब कंपनी के ऑपरेशंस मैं थोड़ी चला रहा हूं, जो चला रहा है वो लायबल होंगे, मैं तो लायबल नहीं हूं। मैं सियाना बना और मैं निकल गया। मैं निकला, उसके 3 हफ्तों के बाद कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ चली गई। मेरा आपसे एक सवाल, सर क्या मेरी लायबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भैया यहां तक कश्ती को डुबाने में हाथ तुम्हारा भी था। तो कंपनीज एक्ट 2017 क्या कहता है? कंपनीज एक्ट 2017 कहता है कि सर अगर किसी डायरेक्टर ने रिजाइन किया, वो वाला डायरेक्टर जिसने गारंटी ली थी, अगर कोई गारंटीड डायरेक्टर क्या कर रहा है, कोई अगर गारंटीड डायरेक्टर रिजाइन करेगा तो सर वो अगर उसे रिजाइन किए हुए 1 साल हुआ है, 1 साल हो गया तो वो लायबल नहीं है। लेकिन सर अगर उसको 1 साल नहीं हुआ
और उसके 1 साल के अंदर ही कंपनी वाइंडिंग अप के ऊपर चली गई तो वो लायबल होगा। लेकिन किस अमाउंट के लिए लायबल होगा? गारंटीड अमाउंट के लिए लायबल होगा। विद इन अ ईयर अगर हुआ है तो ये बंदा लायबल होगा, और आफ्टर अ ईयर अगर वाइंडिंग अप हुई है तो ये डायरेक्टर लायबल नहीं होगा। आई बात समझ गया? नहीं नींद तो नहीं आ रही? शाबाश। वरना तो कोई भी बंदा देखेगा कंपनी डूबने वाली है तो वो डायरेक्टर उसी वक्त क्या होता जाएगा? जाने की कोशिश करेगा। तो अब वो इस तरह से जाए ना, तो इनको बता दिया भैया अगर 1 साल के अंदर अंदर अगर वाइंडिंग अप हो गई तो तुम्हारी जितनी लायबिलिटी थी वो उसके लिए तुम लायबल हो गए। आई बात समझ? अब जरा सुने सर, ये जो हमारा कंपनीज एक्ट है, ये बात समझ आ रही है? लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। सर ये जो आपका कंपनीज एक्ट है, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? वेरी गुड, कसम से मजा आ गया। अब एक कंपनीज एक्ट जो है वो कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है? ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, ई कैटेगरी, कौन सी कंपनीज पे? या सारी कंपनीज पे? हाँ रजिस्टर्ड, ऑब्वियस। कौन सी कंपनीज पे? सारी कंपनीज के ऊपर क्या होगा? एप्लीकेबल। लेकिन सर हर कंपनी के कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स किसके लिए एप्लीकेबल होंगे? सबके लिए या उन स्पेसिफिक कंपनीज के लिए जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स बनाए? हाँ या ना? यानी कि हमें यह पता लग गया कि सर कंपनीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल ऑन ऑल द कंपनीज। और सर जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स, सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? एक है जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसे हम MOA के नाम से जानते हैं। ज्यादातर हम जो वर्ड अब यूज करेंगे वो MOA यूज करेंगे। मैं बार बार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वर्ड यूज नहीं करूंगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA। गोलमाल मूवी याद है? गोलमाल थी पता नहीं कौन सी, जिसमें वो बनता है, वो ऐसे ही बोलता है ना, AOA। हाँ भाई, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। सर ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अब मैं जो बात करने वाला हूं ये सुन लीजिएगा। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, क्या होती है मेरे भाई? इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या है? जब कंपनी पैदा होती है, जब कंपनी बनती है, जब भी कभी कंपनी बनेगी तो सर उस वक्त हमें ये डॉक्यूमेंट्स क्या करने पड़ेंगे? रजिस्टर्ड करवाने पड़ेंगे, सबमिट करवाने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होगी। अब फर्ज कर ले सर हमने ये कंपनी के ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड करवा लिए, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे रजिस्टर्ड हो गए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। सर ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? क्या हर कंपनी का सेम मेमोरेंडम, आर्टिकल और प्रोस्पेक्टस होगा या सबका अलग अलग होगा? भाई आपकी सिचुएशन मेरी सिचुएशन से सेम होगी, डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। हर कंपनी की सिचुएशंस डिफरेंट है, तो इसका मतलब हर कंपनी के ये डॉक्यूमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं। इट मींस कंपनीज एक्ट तमाम कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन ये वाले डॉक्यूमेंट्स हर कंपनी के अलग अलग होंगे। यस और नो?
सर इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में सबसे सुपीरियर डॉक्यूमेंट कौन सा कहलाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे सुपीरियर डॉक्यूमेंट कहलाता है, और सबसे छोटा डॉक्यूमेंट भी आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही होता है। ठीक है सर, इसके अंदर लिखा हुआ क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर? सर हाँ, हर चीज होती है इसमें। जैसे कि सर इसके अंदर आपके डिफरेंट क्लॉजेस होते हैं, डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखे हुए होते हैं। सर हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी कंपनी के प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेसेस क्या है, मतलब हम किन बिजनेस को करने के लिए हमने बनाया है, हम किस ऑब्जेक्टिव के तहत बनाए गए हैं, हमारी कंपनी के ब्रांच कहां पर होगी, हमारी कंपनी की हेड ऑफिस कहां है, वो सारी की सारी चीजें किसमें लिखी हुई है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। यानी ये तमाम पैराग्राफ्स कहां पे लिखे हुए होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? कंपनी के जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंपनी के क्या होते हैं? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो कहां पे लिखे हुए होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और सर प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा हुआ होता है? कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या लिखा हुआ होता है? सर ये एक्चुअली कंपनी की एडवर्टाइजमेंट है, यानी कंपनी जब लोगों को इनवाइट करना चाहती है, इनविटेशन है, किस बात के लिए इनवाइट करना चाहती है? आओ हमारी कंपनी के बारे में देखो, हमारी खुसूसियत देखो और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। यस और नो? आओ हमारी कंपनी की खुसूसियत देखो और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। तो प्रोस्पेक्टस क्या है? एक्चुअली ये किस्म का एडवर्टाइजमेंट है या इनविटेशन है। क्यों है? ताकि आप हमें अपना पैसा अपनी जेब से निकाल के हमारी जेब में दे दो। और मेमोरेंडम में क्या होती है? डिफरेंट आपके क्लॉजेस होती हैं, यानी एक्चुअली गाइडलाइन होती है जनरल पब्लिक के लिए, गाइडलाइंस टू दी जर्नल पब्लिक। समझ आ रही है या नहीं? आसान हुई बात जी। तो मैंने आपको बताया कि अच्छा यहां पर ना चैप्टर नंबर 1 हमारा थोड़ा सा लेंदी रहेगा। लेंदी क्यों रहेगा सर? क्या रीजन है? क्योंकि जब तक मैं आपको सारी बेसिक्स बता ना दूं तब तक इससे आगे बढ़ना आपके लिए बेकार है। क्योंकि आप जितना भी आगे चले आए फिर आप बोलेंगे यार अब वो क्या था, ये क्या था। तो जब तक हम कंपनी की एक एक बेसिक्स समझ ना लें हम चैप्टर 1 से आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा बेसिक्स है अंदर। तो ये सारी चीजें मेमोरेंडम ये सब इंशाल्लाह करते हुए आगे जा रहे होंगे। डन है? यहां तक देख लें। सर क्या आज के लेक्चर में किसी को कोई मसला है? नहीं? इसके बाद कोई क्लास है? कौन सी है? इसके बाद? इसके बाद भी है कोई? कौन सी है? उसके बाद? अच्छा। और कुछ लोगों की सिर्फ ये वाली क्लास है। चलो जबरदस्त, माशाल्लाह जी भाई। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया था यहां से। प्लीज कोशिश कीजिएगा जितने लोग टाइम पे नहीं आए टाइम पे आए। ऑथोराइज शेयर्स में और इशूड शेयर्स में फर्क है। सर ऑथोराइज शेयर्स का मतलब होता है कि आपको कितने शेयर्स इशू करने की आपकी जिंदगी के अंदर इजाजत मिली हुई है। आप कितने शेयर्स इशू करने के लिए ऑथोराइज्ड हैं, आपको कितने शेयर्स इशू करने की पावर्स हैं। अब सर हम कितने भी शेयर्स इशू करते जाएं, लेकिन ऑथोराइज शेयर से इशूड शेयर्स कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। यानी जितनी इजाजत है आप उससे ज्यादा कभी भी शेयर्स इशू नहीं कर सकते। इसलिए मैंने लिखा है हमें इजाजत फर्ज करो कितने की मिली हुई है। अब जरूरी नहीं हर कंपनी के 50,000 शेयर्स इशू करने की इजाजत हो, किसी को अरबों शेयर्स इशू करने की इजाजत हो, किसी को कुछ भी हो सकती है। हमने एक एग्जांपल लिया। सर अगर 40,000 शेयर्स आपने इशू किए दैट्स गुड, 50,000 शेयर्स इशू किए ठीक है, जितने का ऑथराइज्ड है उतने ही आपने इशू किए।
लेकिन सर क्या ऐसा हो सकता है कि आपको इजाजत है 50,000 शेयर इशू करने की, लेकिन आपने इशू कर दिए 75,000? ये आप कभी भी नहीं कर सकते, ये नहीं पॉसिबल है। आ गई बात समझ? फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सर क्या, हाँ भैया, भाई का सवाल बहुत अच्छा। कह रहे हैं सर मैं अपने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाना चाहता हूं, मैं मार्केट से कैपिटल रेज करना चाहता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा? सर मुझे अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करनी पड़ेंगी। अरे बस वो चेंजेस करने का एक प्रोसेस है, हर क्लॉज का एक अलग प्रोसेस है। सर क्या वो प्रोसेस बताओगे? रटवाऊंगा भी, सही? तो हम जब वहां जाएंगे आगे तो इंशाल्लाह हमें पता लग जाएगा, सही है? अब यार 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10, 10 क्या है? दैट इज पार वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू एंड दैट इज योर शेयर कैपिटल। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स को और इसको, तो आपके पास शेयर कैपिटल आ जाएगा। और यहां पर कभी भी आप कैपिटल का वर्ड यूज, हमेशा आप किसका वर्ड यूज करेंगे? शेयर कैपिटल का वर्ड यूज करेंगे। फिर मैंने आपको बताया सर शेयर्स है क्या? शेयर्स एक्चुअली एक किस्म का सर्टिफिकेट है। आप ऑनर हो तो आपको ऑनरशिप की क्या मिलेगी? एक सर्टिफिकेट मिलेगी। सर वो सर्टिफिकेट से आप क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग आप कहां पे करते हैं? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर करते हैं। सर मैं शेयर्स खरीदता क्यों? मैंने आपको ये नंबर ऑफ चीजें बताई कि सर मुझे ओनरशिप मिलेगी, वोटिंग राइट्स मिलेंगे और जर्नल मीटिंग के अंदर मैं आ सकता हूं। जर्नल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग अलग अलग है। मैं किस मीटिंग में जा सकता हूं? जर्नल मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग में आप नहीं जा सकते, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। फिर आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको कैपिटल गेन मिलेगा, आप बेच सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, इनहेरिटेंस कर सकते हैं। सर माइनर शेयर होल्डर लेकिन माइनर डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिर लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर मैंने दो बातें बताई, वन इज लिमिटेड बाय शेयर्स, अदर वन इज लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या मतलब है कि सर जहां पर तीन बातें होंगी, यहां तो आपने शेयर्स का अमाउंट पे कर दिया होगा फुली या पार्शियल या फिर अनपेड होगा। सर अगर आपने फुली पेड कर दिया फिर तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर आपका अमाउंट अनपेड है फिर आप कंप्लीटली अमाउंट के लिए लायबल है। कितने अमाउंट के लिए? जितना आपने पे नहीं किया। अनपेड अमाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट है आपका, उसके लिए आप लायबल है। सर कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक अब हर बंदा क्या होगा? फुली पेड होगा। फिर इसके बाद हमने क्या बात की? सर लिमिटेड बाय गारंटी में, लिमिटेड बाय गारंटी में सर कोई भी डायरेक्टर जो है वो उस अमाउंट के लिए लायबल होगा जितने अमाउंट की उसने गारंटी ली है। सर लेकिन मैंने गारंटी तो ली है, लेकिन वाइंडिंग अप के ऊपर, वाइंडिंग अप से पहले पहले मैं निकलना चाहता हूं, क्या मेरी लायबिलिटी होगी या नहीं होगी? आप कहेंगे दो ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। आपके टाइम पीरियड 1 साल हो गया या नहीं हुआ? अगर 1 साल हो गया आपके जाने को तो इसका मतलब अब आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर 1 साल नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर आपकी लायबिलिटी होगी। कितने अमाउंट की लायबिलिटी होगी? गारंटीड अमाउंट की लायबिलिटी होगी। सर कंपनीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? तमाम कंपनीज के ऊपर। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये हर कंपनी के अलग अलग होते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। ये मैंने आपको सिर्फ कुछ कुछ चीजें बताई हैं, इसका तो एक पूरा अलग से चैप्टर भी है, ठीक है? तो मैंने आपको ये बता दिया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस होते हैं। वो क्लॉजेस क्यों होते हैं? सर एक जर्नल पब्लिक को गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी होती है कि ये आपके सामने गाइडलाइंस है, हम इसी के हिसाब से चल रहे होंगे। आ रही है बात समझ? सर इसमें क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। केएनएस के इंटरनल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे क्या दूसरे इंस्टीट्यूट के अलग अलग होंगे? बिल्कुल अलग अलग होंगे। इसका मतलब सर केएनएस का क्या अपना कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना हुआ होगा? बना हुआ होगा। यहां पे थूकना नहीं, यहां पे ये नहीं करना, यहां पे ऐसे नहीं बैठना, यहां पे यूं नहीं करना, यहां लेटना नहीं। ये क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसी तरह कंपनी के भी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए होते हैं। सर हायरिंग फायरिंग सबके बने हुए होंगे अंदर, यही सारे कंपनी के अंदर भी बने हुए होते हैं। ये सब कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है और आसान हो गया। फिर सब प्रोस्पेक्टस क्या है? लोगों को इनवाइट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी जेब का पैसा हमारी जेब में दे दो, हाँ है ना? अब जरूरी नहीं सिर्फ आप शेयर्स बेचें, लोन भी चाहिए होगा ना, तो हम ये दिखाएंगे, देखो भाई हमारी कंपनी क्या क्या काम करती है। सारी जन्नती बातें लिखी हुई होती हैं इसके अंदर, अच्छी अच्छी खूबसूरत बातें। तो ये सब इसकी वजह से आपको क्या मिल रहा होता है? पैसे मिल जाएंगे। समझ आ गई बात? पक्की बात है? कोई मसला है? चले जी, कोई सवाल नहीं है? चलो से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला हमारी आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।